Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next unit, fourth unit, EMI, that means electromagnetic induction, and AC means alternating current. In this unit there are four chapters. First chapter is EMI, basically electromagnetic induction. Second chapter is AC, alternating current, and third chapter electrical devices. In this chapter there are two major categories, that means AC transformer and ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर. सो दो ही टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक को ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसी से क्वेश्चन आते हैं. इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उसमें जो हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए वो टॉपिक है हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स. हम सभी ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है इन फर्स्ट यूनिट. वहां पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंपैरिजन में पढ़ा था. यहाँ पे हम किसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड यूनिट में हम पूरा का पूरा मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ चुके हैं. अब उस मैग्नेटिक की थोड़ी एप्लीकेशंस पोर्शन पढ़ते हैं इसमें, तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट टर्म आती है वो क्या आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स. वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था जिसको हम फाई ई से सफिक्स ई था, यहाँ पे बी लिखेंगे. बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. अब इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होना चाहिए, कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली या परपेंडिकुलरली. नॉर्मली की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा परपेंडिकुलरली भी लिख सकते हैं. तो इस टर्म को हम रिलेट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी एक एरिया से नॉर्मली. जैसे मैं यहां से कहूं कि ये एक एरिया था, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, वो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी नॉर्मली, उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे. जैसे मैं ये सिंपल सा ये कहूं कि ये सरफेस एरिया था और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के क्या है, नॉर्मली है, परपेंडिकुलर. इस एरिया के, एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा, एरिया के क्या है, परपेंडिकुलरली. तो जितनी इसके थ्रू पास होंगी वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते तो क्या बोल देते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यहाँ पे इस टर्म को अगर देखें कि मैं ये कह दूं अब की बार एरिया जो है वो हमारा नॉर्मली नहीं है, वो कुछ टिल्टेड है. अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं उस थ्योरम में. वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो ये अगर सरफेस है तो इसको मैं कहूं कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे इसके परपेंडिकुलर ये था. लेकिन मैं कहूं कि ये सरफेस ही ऐसे टिल्टेड है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. जितना आपने इस एरिया को टिल्ट किया उतना ही एरिया वेक्टर, ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी, एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर. अब मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसके थ्रू पास हो रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है इस सरफेस के थ्रू. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस एरिया के थ्रू कुछ एंगल पे जा रही है, बट हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नॉर्मली. तो इसका मतलब नॉर्मली तो कब होगा, जब मैं इसका कुछ कंपोनेंट लूं, कि मैं ये कहूं कि इसका जो एरिया वेक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना था, तो यहां से एरिया वेक्टर को रिजोल्व करें इस डायरेक्शन में तो कितना आएगा, a cos थीटा. या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ले जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो b को अगर इधर रिजोल्व कर रहे हो तो कितना आएगा, b cos थीटा. क्योंकि दोनों ही वेक्टर हैं, किसी को भी रिजोल्व कर सकते हो. या तो b cos थीटा इंटू a लिख सकते हैं या a cos थीटा इंटू b लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया कि क्वांटिटेटिवली हम कैसे एनालिसिस करेंगे. तो यहाँ पे कितना होगा, b डॉट a. डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कहीं पे भी लोगे टर्म्स वो कैसी आएगी, cos थीटा, और दोनों ही वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब cos थीटा कब आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट होंगे. इसको एक्सपेंड कर देते तो कितना आएगा, b a cos थीटा. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, एरिया कितना है, ज्यादा एरिया होगा ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. और थर्ड है थीटा, ओरिएंटेशन, कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, किस पोजीशन में रखे हुए, कितने एंगल पे हैं, तो वो एंगल भी डिपेंड करता है, दैट मींस ओरिएंटेशन भी होगी.
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मिल गया। क्वांटिटेटिवली अगर कहीं पे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एरिया था, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ध्यान रखेंगे एरिया नहीं, एरिया वेक्टर जो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर से मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच में एंगल देखेंगे, वो एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट जो होती है वो यहां से देखी जाए तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होती है। बट यहाँ पे एसआई सिस्टम में और देखा जाए तो एक टर्म्स और होती है जिसको हम बोलते हैं वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते थे डब्ल्यू। इसी टर्म्स के बेसिस पे हम कई बार मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिख रहे थे कि मैं यहाँ पे बी लिखूं तो बी इक्वल टू कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या थी, वेबर थी, और एरिया की मीटर स्क्वायर। इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड की कई जगह यूनिट क्या लिख रहे थे, टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये टर्म्स आपको याद रखनी थी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एक और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी यूनिट होती है, तो एसआई थी, सीजीएस यूनिट भी होती है। टेस्ला की क्या थी वहां पे, गोस, और मीटर स्क्वायर की क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोस सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। बट यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो है मैक्सवेल, जो पूछी जाती है 1 मार्क्स में कि सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। तो दोनों में रिलेशन भी होता है। वहां पे अगर हम टेस्ला की जगह गोस लिख दे और मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, सेंटीमीटर, क्योंकि आपने तो ये बोला है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो टेस्ला जो था वो 10 रेज़ टू पावर कितना था, 4 गोस, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर के साथ करेंगे तो 10 रेज़ पावर ये पर मीटर स्क्वायर था, सॉरी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर 10 रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गोस हो गया, गोस और सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, सेम मैक्सवेल आएगा। और इसका मतलब 10 रेज़ पावर 4 इंटू 10 रेज़ पावर 4 कितना हो गया, 10 रेज़ पावर 8 हो गया। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 8 मैक्सवेल। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 8 मैक्सवेल। तो ये तो यूनिट की बात हुई। आगे बात करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट जो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, सेम एज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी टर्म्स को अगर आगे प्रोसीड करें तो अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा वो डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर। अब कोस की वैल्यू हम सभी को पता है कि पॉजिटिव भी होती है, +1 भी होती है, -1 भी होती है और जीरो भी हो जाती है। पॉजिटिव की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब इसको बोलते हैं कि ये किसी चीज से, सरफेस से, जैसे मैं कहूं कि ये क्यूब होता तो क्यूब से इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो यहां से एरिया वेक्टर हम देखते तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो ये इस सरफेस से बाहर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसको बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। तो इसलिए आउटगोइंग फ्लक्स के बीच में एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, पॉजिटिव आती है। इसलिए आउटगोइंग फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये सरफेस है और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, यानी कि मेरी तरफ आ रहा है, इनकमिंग हो गया, इस रूम के अंदर आ रहा है, इस बोर्ड से हमारी तरफ, तो इसका मतलब ये अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर जो था और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी चीज के इनकमिंग के टर्म्स में, तो एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, इस रूम से बाहर की तरफ होगा, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रूम के अंदर आ रही तो वो क्या होगा, इनकमिंग था। तो इनकमिंग में एंगल जो हो जाता है वो 180 डिग्री हो जाता है कि रूम से बाहर एरिया वेक्टर तो और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में आ रही, तो कोस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो थीटा जब 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर जा रही होंगी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आउटगोइंग फ्लक्स। और आउटगोइंग फ्लक्स को ही क्या लिखते हैं, हम पॉजिटिव लिखते हैं। दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, एंगल पे डिपेंड था, सरफेस
से कितना होना चाहिए, इनसाइड में आना चाहिए। तो इनसाइड में एंगल कितना बन रहा था, 90 से तो ग्रेटर, इक्वल नहीं लिख रहा, और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल होगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो कितना आएगा, कोस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरा मैं ये कहूं कि ये सरफेस ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो आप इसका जो एरिया वेक्टर लोगे वो कैसे होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। जैसे मैं ये कहूं कि ये सरफेस थी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर, या तो ऊपर होगा या नीचे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और कोस 90 जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर के टर्म्स में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स था जो इस पूरे चैप्टर का बेस पॉइंट है, क्योंकि इसी के वेरिएशन से, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब कब होगा, या तो बी में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में, एरिया में, या एंगल में। इन्हीं के बारे में हम आगे इस पूरे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।